स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरमानुल्लाह खान। नाउ वी आर स्टडिंग सेकंड पार्ट ऑफ मोटिवेशन यूनिट, जो कि हमारे पास साइकोलॉजी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है। वो इस लिहाज से कि इससे आपके पास बहुत से एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका पहला पार्ट जो है उसका वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर जो है आप इसका पहला पार्ट पढ़ सकते हैं। इसमें हमने उस वीडियो में हमने मोटिवेशन पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स पढ़े, और जो हमारे पास मोटिवेशनल थीरीज थी तो उसमें हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी कंटेंट। तो फिर कंटेंट थ्योरी में हमारे पास डिफरेंट फर्दर थ्योरीज थी। तो अब इस यूनिट में जो है हम क्या पढ़ते हैं, इस यूनिट में हम प्रोसेस थ्योरीज पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोसेस थ्योरीज कौन कौन से हैं। इसमें पहली थ्योरी जो हमारे पास है वो है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय fairness. John Stacey Adams suggests that higher an individual perception of equity, the more motivated they will be, and vice versa. If someone pursue an unfair environment, they will be demotivated. तो equity theory हमें ये कहते हैं कि हर इंसान जो भी काम करता है, जो भी उसकी जॉब वगैरह है, अगर उसके साथ फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ इक्विटी इंसाफ जस्टिस के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो ये उसके लिए जो है मोटिवेशन होगा। लेकिन अगर पर्सन कहाँ पे कोई काम करते हैं वहां पे उसके साथ इंसाफ नहीं होता, वहां पे जो है उसके साथ ज्यादती होती है, तो ये फिर क्या होगा, डीमोटिवेट होगा। तो हमारे पास जिस काम में फेयरनेस होगी वो उस पर्सन के लिए एज अ मोटिवेटेड होगा, मोटिवेशन उस पर्सन को मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे इक्विटी जस्टिस नहीं है तो वहां पे उस पर्सन को क्या मिलेगी, डीमोटिवेशन। सेकेंड थियरी जो हमारे पास प्रोसेस में है वो है एक्सपेक्टेंसी थियरी। एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन propose that an individual will behave or act in certain way because they are motivated to select a specific behavior or other behavior due to what they expect the result of that selected behavior will be. इसमें ऐसे हैं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें ये बताता है कि अगर एक पर्सन जो है वो कोई काम करता है, उसने एक बिहेवियर जो है वो सेलेक्ट कर लिया कि ये काम करने के लिए मैंने ये बिहेवियर जो है वो अपनाना है, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब हमारे पास रिजल्ट आ जाए उस काम का, तो वो फिर पर्सन के लिए मोटिवेशनल होता है। सही है। फिर समझा दूं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल एक बिहेवियर सेलेक्ट करता है, स्पेसिफिक बिहेवियर, किसी और बिहेवियर पर जो है किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को तरजीह देता है, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पास रिजल्ट इस टाइप का आएगा और रिजल्ट उसी तरह आ जाए, फिर क्या होता है, फिर वो उस पर्सन के लिए मोटिवेशनल होता है। इसमें हमारे पास जो 3 पार्ट्स है उसमें पहला है एफर्ट। द एम्प्लॉय बिलीव्स दैट एफर्ट विल रिजल्ट इन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। वो ये कहते हैं कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूं तो वो हमारे पास ऐसा परफॉर्मेंस आएगा जो एक्सेप्टेबल होगा, जो रिजल्ट मेरे आने हैं वो इस तरह आएंगे जो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थे। फिर जो एफर्ट करते हैं फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होती है। द एम्प्लॉय बिलीव दैट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विल प्रोड्यूस द डिजायर रिवार्ड। वो कहते हैं कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस आ रहे हैं, फिर यही जो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है वो क्या हो रहे हैं, वो मेरे पास डिजायर रिजल्ट लेकर आएगा। जो परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूं ये हमारे पास डिजायर रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद जो डिजायर रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या होगा, द एम्प्लॉय वैल्यू द रिवार्ड, और क्या होगा कि फिर मुझे रिवार्ड मिलेगा, जो मेरा मकसद था वो फिर मेरा पूरा हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारे पास इस तरह होती है कि हम एफर्ट करते हैं, एफर्ट में हमारे पास जो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस आ जाता है, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस फिर हमारे पास वो डिजायर रिजल्ट लेकर आता है और रिवार्ड हमें मिलता है। Room expectancy theory. Room expectancy theory assumes that behavior results from conscious choice among alternatives whose purpose is to maximize pleasure and to minimize pain. Room realized that an employee performance is based on individual factors such as personality, skills, knowledge, experience and ability. तो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करें कि उसका रिजल्ट हमारे डिज़ायर के मुताबिक हो, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो हमारा डिज़ायर रिजल्ट था अगर उसके मुताबिक हो तो वो फिर हमारे पास मोटिवेशनल होगा। जिस तरह अगर मैं जो है क्या करूं कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह कर लेता है कि वो
एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एमसीक्यूज देख लेता है, जो हर यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो मिसाल के तौर पर ले लेता है, और जो है उसका डिज़ायर रिजल्ट क्या आ जाता है, उसका डिज़ायर रिजल्ट इस तरह जाए कि जो एमसीक्यूज उसने हर यूनिट के देखे थे वही एमसीक्यूज उसके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मैंने जो एमसीक्यूज देखने हैं ये एग्जाम में आएंगे, तो फिर ये उसके लिए मोटिवेशनल होगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी वो इस तरह जो है एमसीक्यूज देखा करेगा। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी। तो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी हमें ये बताती है। अब गोल सेटिंग थियरी है। गोल सेटिंग थियरी रिफर टू द effect of setting goal on subsequent performance. Researcher Edwin Locke found that individual who set specific difficult goal performed better than those who set general easy goal. ये गोल सेटिंग थ्योरी हमें ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है कि पर्सन अपने लिए गोल सेट कर लेता है, फिर जब गोल सेट कर लेते हैं फिर वो उसके बाद जो है वो स्ट्रगल करता है ताकि वो गोल जो उन्होंने सेट किए थे उसको अचीव किया जा सके। सही है। तो रिसर्चर एडवन लॉक यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास वो गोल जो डिफिकल्ट होते हैं, जो चैलेंजेबल होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, वो जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आती है बनिस्बत वो गोल के जो इजी हो और जनरल हो। तो जनरल गोल जो होते हैं उसमें फिर आप जो है आपका जहन इधर उधर होता है, और जो इजी होते हैं तो इसको आप इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन वो गोल जो स्पेसिफिक होते हैं, वो गोल जो हमारे पास चैलेंजेबल होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए फिर आप जो है ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लोग प्रपोज 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग: क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो लॉक जो है वो क्या कहता है, उन्होंने जो क्या वो गोल के लिए जो है 5 क्राइटेरिया उनके लिए रख दिया कि जो अगर हमारे पास जो है इफेक्टिव गोल होगा तो उसके कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसका है कि क्लैरिटी। क्लैरिटी किसे कहते हैं कि हम जो भी गोल सेट करें वो क्लियर हो, अचीवेबल हो। यहाँ पे लिखा है कि अ क्लियर मेजरेबल गोल इज मोर अचीवेबल देन वन दैट इज पुअरली डिफाइंड। कि हमारा कोई भी जो है गोल हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी मिशन वो क्लियर हो, क्लियर वो वाज़ेह हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना हो। और जो हमारे पास कोई भी गोल अगर मेजरेबल गोल होता है या क्लियर होता है जिसमें हर चीज़ वाज़ेह होती है, फिर वो हमारे पास अचीवेबल होता है। इन अदर वर्ड बी स्पेसिफिक। द मोस्ट इफेक्टिव गोल हैव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन। और जो गोल हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर कट होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, तो फिर उसके अचीव करना वो हमारे पास ईजी होता है, और वो इफेक्टिवली वो गोल हमारे पास इफेक्टिव गोल कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास है चैलेंज। द गोल मस्ट हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू टू स्ट्राइव टुवर्ड द गोल। देखिए, जो आप अपने लिए गोल सेट करते हैं, गोल कहते हैं मकसद को, मिशन को, जो आप अपने लिए गोल या मकसद सेट करते हैं वो थोड़ा बहुत चैलेंजेबल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चैलेंजेबल होगा तो आप उसके लिए मोटिवेट होंगे, आप दिल लगाकर उसमें मेहनत करेंगे। लेकिन अगर इजी है तो आप उसको इतनी तवज्जो ना देंगे तो वो भी फिर आपके लिए क्या है, वो फिर इफेक्टिव गोल नहीं कहलाता। तो इफेक्टिव गोल की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो हमारे पास चैलेंजेबल होना चाहिए। Commitment. Put purposeful effort into meeting the goal. Share your goal with someone else in order to increase your accountability to meet that goal. देखो, कमिटमेंट किसे कहते हैं कि आप अपने साथ तय कर ले कि ये मैंने काम करना है इतने दिनों में, ये लाजमी मैंने काम करना है, ये गोल मैंने लाजमी अचीव करना है। और जब आप अपने साथ जो है एक पर्पसफुल एफर्ट करते हैं, अपने साथ ये तय कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, फिर हमारे पास गोल इफेक्टिव होता है। और कहते हैं कि आप अपने गोल, अपने मकसद को किसी और के साथ शेयर भी कर ले जो आपके साथ सिंसियर हो, ताकि वो उस जो है आपकी मोटिवेशनल हो और आपकी जो है गोल मीट करने में वो आपकी हेल्प करे और आपको मोटिवेट करे, इंक्रीज करे आपकी मोटिवेशन उस गोल के अचीव करने में। फीडबैक. सेट अप अ मेथड टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन योर प्रोग्रेस टुवर्ड अ गोल। सही है। आप जो है फीडबैक आपका होना चाहिए। फीडबैक किसे कहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम का हमें पता चलता है कि हाँ ये काम हमारे पास सही होता जा रहा है। अगर जब कोई काम होता है, कोई भी गोल वगैरह हम परफॉर्म करते हैं और हमें उसमें फीडबैक मिलता है कि हाँ आप ये काम सही तरीके से कर रहे हैं, ये जो है जो स्टेप्स हमने अपने लिए रखे होते हैं तो एक एक स्टेप जो है वो हम अचीव करते जा रहे होते हैं, उसका हमें फीडबैक मिलता है कि ये काम सही से होते हैं या गलत
से होते हैं, फिर वो गोल हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास फिर इफेक्टिव होते हैं कि उसकी हमारे पास जो है टाइम बाय टाइम फीडबैक मिलती रहे। टास्क complexity. If a goal is especially complex, make sure you give yourself enough time to overcome the learning curve involved in completing the task. देखो आपका टास्क जो है वो कम्प्लेक्स होना चाहिए। कम्प्लेक्स मतलब वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ताकि वो आपके लिए चैलेंजेबल हो, लेकिन उसमें आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसको अच्छे तरीके से अपने इत्मीनान के साथ आप उसको कवर कर सके। ऐसा ना हो कि आप जो है गोल आपका कॉम्प्लेक्स है, टाइम आपके पास है नहीं, आप जो है उसको इतना टाइम नहीं दे सकते, फिर ये आपके पास इफेक्टिव गोल नहीं होता। तो ये हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरीज के पॉइंट्स थे। तो गोल सेटिंग थ्योरीज ये हमारे पास ये होगा कि द गोल टू वर्क यूनिट सेट स्पेसिफिक गोल हमारे पास होना चाहिए। आज सुपरवाइजर टू सेट देयर गोल, सुपरवाइजर वगैरह को आप कहें कि वो गोल वगैरह सेट कर दें, क्योंकि जब हम कोई मकसद या गोल वगैरह सेट कर लेते हैं फिर उसके लिए हम अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। वो उसको अचीव करने के लिए फिर हम मेहनत करते हैं, फिर हमारी मेहनत जो है वो स्पेसिफिक होती है। होल परफॉर्मेंस मीटिंग वगैरह आप जो है वो अरेंज कर ले, आप जो है डे बाय डे या एक टाइम के मुताबिक आप उसका फीडबैक लेता रहें और देते रहें। ऑनगोइंग फीडबैक आप उसका देते रहें, सही है। इंश्योर फोकस ऑन रिलेवेंट एरिया, जो आपका स्पेसिफिक एरिया होता है, जो काम की जगह आपकी होती है, तो उसको आप स्पेसिफाई करें। ऐसा ना हो कि आपका गोल जो है मिसाल के तौर पे आपका मकसद, आपका गोल ये सेट हो गया है कि मैंने जो है पेशावर सिटी के लिए पानी जो है वो मुहैया करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप पूरे पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। नो, आप गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका फोकस रिलेवेंट एरिया पे होना चाहिए। अलाइन रिवार्ड सिस्टम विद रिजल्ट, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप रिवार्ड रखें, क्योंकि रिवार्ड जो है वो हमारे पास हाईली मोटिवेटेड होते हैं। इंक्लूड एम्प्लॉय इन गोल सेटिंग, जो आपकी एम्प्लॉइज वगैरह होती हैं वो गोल सेटिंग में, गोल के जो सेटअप होता है उसके जो स्टेप्स वगैरह बनाने में, वो गोल की जो हमारे पास समरी वगैरह, उन तमाम चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो भी आपके पास आपके साथ जो है कोऑपरेट कर सके, और जो आपका मकसद है उसके बारे में, वो जो आपने प्रोसीजर वगैरह करने सब के बारे में उनको पता हो। तो गोल सेटिंग थ्योरी हमें ये कहता है कि अगर गोल सेटिंग के जो स्टेप्स हमने पढ़ लिए, अगर ये इफेक्टिव स्टेप्स आप बना लेते हैं तो ये फिर पर्सन के लिए मोटिवेटेड। हम री इन्फोर्समेंट थ्योरी पढ़ते हैं। री इन्फोर्समेंट थ्योरी में क्या कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस दैट स्ट्रेंथन आ बिहेवियर, कि हम वो काम करें जो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन बनाए। किस तरह, इसमें हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ये है कि हम इसमें कोई ऐसा अच्छा काम करें, कोई ऐसी अच्छी चीज़ है जो हमारे जो डिज़ायर बिहेवियर को इंक्रीज करे। किस तरह की, गिविंग समथिंग गुड इंक्रीज डिज़ायर बिहेवियर, कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है वो अच्छा काम करता है, उस जो है उस वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो हम उसको क्या, हम उसको रिवार्ड दे देते हैं। तो इस रिवार्ड का मकसद क्या होता है, इस रिवार्ड का मकसद ये होता है कि वो जो मेहनत कर रहा था, जो उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो वो उस तरह अपने मेहनत को और भी इम्प्रूव करे और भी वो हार्ड वर्क करे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, उसका डिजायर बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। एक होती है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, जिसमें क्या होते हैं कि टेकिंग अवे समथिंग बैड इंक्रीज डिजायर बिहेवियर, कि हमारे पास एक शख्स जो है वो क्या करता है, वो कोई बुरी आदत वगैरह, मीन्स एक लड़का स्टूडेंट है, वो उसके पास मोबाइल है, तो उस मोबाइल की वजह से वो जो उसका बिहेवियर जो है, क्या बिहेवियर है, जो स्टडी करना, जो उसका मकसद स्टडी करना या एजुकेशन वगैरह हासिल करना, तो वो नहीं कर सकता। तो हम क्या कर लेते हैं, वो बच्चे से जो है, वो स्टूडेंट से वो मोबाइल हटा देते ताकि उसका जो डिज़ायर, जो मकसद जो है वो उसका हासिल हो सके। वो जो स्टडी करना चाहता है या जो उसका स्टडी का मकसद है, एजुकेशन का मकसद है, वो उसका पूरा हो सके। फिर ये हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में, कि इसमें हम डिज़ायर बिहेवियर को तो इंक्रीज करते हैं। एक शख्स जो है वो स्टडी करना चाहता है या एक मकसद हासिल करना चाहता है, लेकिन उसमें रास्ते में कुछ रुकावटें, तो अगर हम वो रिमूव कर लेते हैं, समथिंग बैड, कुछ गलत रिमूव कर लेते हैं ताकि वो अपना मकसद पूरा कर ले, ये हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में। इसके बाद हमारे पास
पास आ जाते हैं पनिशमेंट। अप्लाइंग समथिंग बैड रिड्यूसेस अनडिजायर्ड बिहेवियर। पनिशमेंट में हम ऐसा करते हैं कि हम उस पर्सन को सजा देते हैं, या कोई फिजिकल होती है या साइकोलॉजिकल, और सजा इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक बुरी आदत का शिकार है, या कोई गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम जो है वो उसका कम हो जाए या ख़त्म कर ले। तो इसमें हमने बिहेवियर को ख़त्म करना होता है। तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और इसमें फ़र्क क्या है। देखो, इसमें फ़र्क ये है कि ये पर्सन जो है वो कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, तो उसको हम रिमूव कर लेते, टेकिंग अवे कर लेते। लेकिन पनिशमेंट में ऐसा करते हैं कि वो पर्सन गलत रास्ते पे खुद जा रहा है तो हम उसको फिर पनिश कर लेते हैं, ताकि आपने ये काम नहीं करना, आपने अपना ये बिहेवियर फुल बाय फुल चेंज करना है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम उसका बिहेवियर चेंज नहीं करते, बल्कि उसके रास्ते में जो रुकावट है वो चेंज कर लेते, बाकी वो खुद काम करते हैं। लेकिन पनिशमेंट में हम बिल्कुल उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे, उसका जो है मकसद वगैरह को चेंज करेंगे, उसको हम पनिश जो है वो देंगे। अब हमारे पास रिइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि रिवार्ड जो हमारे पास है, तो रिवार्ड की कंसिक्वेंसेस क्या होगी कि बिहेवियर पे उसकी अच्छे असरात पड़ते हैं। हमारे पास जो है कंसिक्वेंसेस में अगर हम रिवार्ड नहीं देते, कोई चीज़ रिमूव कर लेते हैं, तो वो भी हमारे पास बिहेवियर को चेंज कर लेता है। हम क्या करते हैं, हम पनिशमेंट देते हैं, उसका मकसद भी हमारे पास क्या होते हैं, बिहेवियर को चेंज करना। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि रिवार्ड के थ्रू हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कराएंगे, रिवार्ड हम नहीं देते बल्कि रिमूव कर लेते हैं, उसके जो है रास्ते में कोई बैड चीज़ या कोई इस तरह चीज़ जो है वो रिमूव कर लेते हैं, उससे बिहेवियर चेंज हो जाता है। और पनिशमेंट के थ्रू जो है हम उसका बिहेवियर भी चेंज कर लेते हैं, उसको पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं, उसको फिजिकल भी हो साइकोलॉजिकल जिस टाइप भी हो, वो हम उसका बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है थ्योरीज ऑफ एक्स वर्कर एंड थ्योरीज ऑफ वाई वर्कर जो हमारे पास है कि थ्योरीज ऑफ एक्स वर्कर जो है हमारे पास अच्छी थ्योरीज नहीं होती, किस तरह के लिटिल एम्बिशन, उसका अपना मकसद कम होता है जो हमारे पास होते हैं, या कोई वर्क को डिसलाइक करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फिर ये हमारे पास कौन से, ये हमारे पास वो वर्कर्स होते हैं जो ना तो खुद मोटिवेट हो सकते हैं, ना वो हमारे पास क्या करते हैं, ना उनका मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास वाई वर्कर्स हैं, अगर वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, वो अपने वर्क को इंजॉय कर रहे हैं, वो खुश हैं अपने वर्क से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये फिर हमारे पास हाईली मोटिवेटेड होता है। लेकिन जो एक्स वर्कर्स होते हैं उनकी मोटिवेशन नहीं होती, ना तो वो अपने वर्क के साथ हानेस्ट होते हैं और नो वो अपना मकसद जो है वो पूरा करते हैं। अब हमारे पास जो है जो हमारी थर्ड ऑब्जेक्टिव थी कि सक्सेस किसे कहते हैं, द एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। जो आपका मकसद हो, जो आपका पर्पस हो, जो आप जिसकी वजह से आपने एक काम शुरू किया था, जब वो आप काम जो है वो हासिल कर लेते हैं, आपका मकसद पूरा हो जाता है, तो इसे कहते हैं सक्सेस, कामयाबी। फेल्यूर किसे कहते हैं, फेल्यूर इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट मीटिंग अ डिजायरेबल और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। जब आप अपने मकसद में पूरा नहीं होते, जब आप अपना मकसद हासिल नहीं करते, जो आपका डिजायर रिजल्ट था वो आपने हासिल नहीं किया, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो आपने पूरे नहीं किए, तो इसको कहते हैं फेल्यूर। एग्जाम्पल ये है कि आपने सबक पढ़ा या आपने स्टडी नहीं की, लेकिन आपका मकसद क्या था कि मैंने पेपर का पास करना है और वो पेपर आपका फेल हो गया, तो इसको कहते हैं फेल्यूर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेज रिफर टू पॉजिटिव इवैल्यूएशन मेड बाय अ पर्सन ऑफ अनदर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और एट्रीब्यूट, कि जब हम किसी और शख्स के काम को या जो वो काम कर रहे हैं, जो वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर रहे हैं, या जो उसका कोई और मकसद है, जब वो उस मकसद में पूरा होता है और हम क्या करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है प्रेज में। क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म क्या है, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग केयरफुल जजमेंट अबाउट द गुड एंड बैड क्वालिटी ऑफ समथिंग, कि कोई भी चीज़ जो है उसकी अच्छी क्वालिटी कौन सी है, उसकी बुरी क्वालिटी कौन सी है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान, जब हम इसको क्रिटिकली
स्टडी करें तो ये हमारे पास आ जाता है क्रिटिसिज्म में। ये हम तमाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि साइकोलॉजी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को अच्छे काम पे रिवार्ड देते हैं तो फिर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो काम करेगा। अब हमारे पास प्रेस का इफेक्ट क्या होगा, वो पर्सन क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, कॉग्निटिव वो इन्फ्लुएंस ही होगी कि अगर हम किसी की तारीफ कर लेते हैं फिर वो जो है ज़हनी लिहाज से वो खुश हो जाता है कि हाँ मैंने जो काम किया था वो हमारा जो है वो अच्छा था, लोग मुझे उस पर शाबाश दे रहे हैं, उसमें इमोशनल इफेक्ट आ जाते हैं, सेल्फ परसेप्शन कंस्ट्रक्टिव सेल्फ परसेप्शन उसकी बन जाती है, वो खुश हो जाता है कि मैंने जो काम किया था उसका जो है मुझे तारीफ वो लोग कर रहे हैं, जो है वो सेल्फ परसेप्शन जो उसका खुद पे एतमाद जो है वो बढ़ जाता है। इंटरपर्सनल जो है रिलेशन वो हमारे पास स्ट्रांग होते हैं, फैमिलीज वगैरह के साथ लोग उसको अहमियत देते हैं कि हाँ ये काम भी अच्छे करता है, लोग इसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बाद क्रिटिसिज्म जो हमारे पास आता है कि इफेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म का इफेक्ट क्या होगा कि अटैचमेंट स्टाइल जो है वो हमारे पास चेंज हो सकता है। शेम कम्प्लेक्स हमारे पास आ सकते हैं कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करें कि आपने ये बुरा किया, ये गलत आपने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो शेम कम्प्लेक्स हमारे पास आ सकता है। रॉन्ग आइडेंटिटी इसमें डिवेल्प हो सकती है कि अगर आप किसी को जो है बुरा भला कहते हैं तो वो फिर आपकी नेक्स्ट टाइम इज्जत नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, आप उसको अच्छे नहीं लगते, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन का ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर ले कि आपने ये बुरा किया, आप ये नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे पास कम हो जाता है और इमोशनल वूंड एंड ओवर सेंसिटिविटी उसमें हो जाती है। इमोशनली वो जो है हार्ट ब्रोकन हो जाता है, वो जो है नेक्स्ट टाइम उसका किसी काम करने का दिल ही नहीं करता। लिहाजा क्रिटिसिज्म जब हम करते हैं तो सोच समझ के एक अच्छे तरीके से हम इस तरह क्रिटिसाइज करें ताकि सामने वाला पर्सन जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाए, ना कि उसमें कोई और डिसहार्ट या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इसके बाद हमारे पास है कि एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन प्रिंसिपल। ये जो हमने मोटिवेशन थियरीज और मोटिवेशनल प्रिंसिपल जो हमने पढ़े तो इसका एप्लीकेशन क्या है। ऑल लर्निंग मस्ट हैव अ पर्पस। हम जितनी भी लर्निंग करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जहाँ पे भी हम सीखते हैं, उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। बगैर पर्पस के कहाँ पे हमने कोई चीज़ लर्न नहीं करनी। स्टूडेंट्स नीड द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू कंप्लीट देयर वर्क एंड अचीव देयर गोल। कि जो हमारे पास स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने लिए गोल जो बनाए, फिर उस गोल अचीव करने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए, जो स्किल्स होने चाहिए, जो नेसेसरी जितनी भी चीज़ें वो उस स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको अचीव करे। किस तरह कि देखो हम साइकोलॉजी किस लिए पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसके प्रिंसिपल वगैरह की हमें समझ आ जाए कि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल पेशेंट जो होते हैं हम उसकी अच्छी तरह काउंसलिंग कर सके, उसको हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। स्पेसिफिक डायरेक्शन एम्पावर स्टूडेंट जो है उसकी एम्पावरमेंट के लिए हमने उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन देना है, स्पेसिफिक टू दी पॉइंट हमने उनको चीज़ें बतानी है। स्टूडेंट वांट टू हैव अ फन व्हाइल दे वर्क। जो है वर्क के दौरान ऐसा ना हो कि आपका वर्क इंतहाई सीरियस हो, थोड़ा बहुत उसमें फ़न वगैरह भी होना चाहिए। ऑफर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व हायर आर्डर थिंकिंग स्किल। हमारे एक्टिविटी में हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स भी होने चाहिए। ऐसे एक्टिविटी भी हमारे पास होनी चाहिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह की ज़रूरत हो ताकि उसके साथ आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके। अ ब्लेंड ऑफ प्रेज एंड एंगेजमेंट इंकरेजमेंट इज इफेक्टिव इन बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस। तो ये तमाम प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़े कि हमने प्रेज भी करना है, रिवार्ड भी हमने देने हैं ताकि जो डिज़ायर रिजल्ट है, जो डिज़ायर बिहेवियर वो हमारे पास इन्फोर्स हो सके। सही है, स्टूडेंट को जो है उसको हमने मेहनत करनी है, उसको वर्क हार्ड के बारे में हमने बताना है, उसको स्पेसिफिक एजुकेशन देनी है कि गोल डायरेक्टेड जो स्पेसिफिक एजुकेशन हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम मोटिवेशन में करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास जो है आज मोटिवेशन का यूनिट था, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप थ्रू कमेंट जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।